नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एलकेएस मेडिकोर। माई सेल्फ ललित कुमार। और आज इस वीडियो का पर्पज रहने वाला है कि नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद द सबस्टांस यूज डिसऑर्डर। इसके अंदर जो भी सबस्टांस यूज डिसऑर्डर है उनके बारे में पढ़ेंगे और उनका नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे साइकेट्रिक का टॉपिक रहने वाला है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं सबस्टांस अब्यूज एंड सबस्टांस यूज डिसऑर्डर। अब देखो यूज क्या होता है। जैसे अपन को रोज पता है कि जो एल्कोहल होती है वो एक ड्रग के रूप में काम करती है। तो अगर आप 0.8 ml अगर डेली अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो उसको बोलेंगे यूज, एक लिमिट में यूज करना। और किसी भी सबस्टांस का अगर ज़्यादा मात्रा में यूज करना, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज करना नशे के तौर पे, उसको बोलते हैं अब्यूज़। तो मोस्टली हम अब्यूज़ अल्कोहल का करते हैं। निकोटीन हो गया, टोबैकोज हो गया, जो भी निकोटीन आता है टोबैको के अंदर, तम्बाकू के अंदर जो निकोटीन आता है उसका हम अब्यूज़ करते हैं। तो ये सब नशीली चीज़ों का हम अब्यूज़ करते हैं। तो उनकी वजह से अगर कोई डिसऑर्डर हो रहा है तो उसको बोलेंगे सबस्टांस अब्यूज डिसऑर्डर। तो देखो पढ़ो, डिसऑर्डर ड्यू टू द साइको एक्टिव सबस्टांस। अब इन सबस्टांस को क्या बोलेंगे? साइको एक्टिव सबस्टांस। ऐसे सबस्टांस जो एडिक्शन हो जाते हैं, जिनका हमारी बॉडी एडिक्शन कर लेती है, बार बार यूज करेंगे तो उनकी एडिक्ट हो जाएगी, फिर उनके बिना रहा नहीं जाएगा। अब जैसे दारू पीने वाला होता है, एक बार पी, दो बार पी, तीन बार पी, उसके लत लग जाती है, उसे दारू के बिना रहने नहीं रह सकता वो। तो इसी प्रकार उनको बोलते हैं साइको एक्टिव सबस्टांस। डिसऑर्डर ड्यू टू द psychoactive substance use refer to condition arising from the abuse of alcohol, साइकोएक्टिव ड्रग्स और अदर केमिकल। एल्कोहल हो गया, साइकोएक्टिव ड्रग्स हो गई कोई, और अदर केमिकल्स सच एज वॉयलेट सोलवेंट। ठीक है, वॉयलेट सोलवेंट हो गया। अब आता है सबस्टांस क्या होता है भैया। तो सबस्टांस की डेफिनेशन होती है कि सबस्टांस ऐसी कोई मेडिकेशन होती है ना, या फिर ऐसे कोई टॉक्सिन्स होते हैं, या फिर ऐसे कोई ड्रग्स होती है, मेडिसिन होती है, या फिर ऐसे कोई टॉक्सिन्स होते हैं दैट शेयर्स पोटेंशियल टू अब्यूज, जिनका हम अब्यूज कर सकते हैं। ऐसी कोई सबस्टांस, ऐसे ऐसे तत्व होते हैं, या तो कोई ड्रग होगी, या कोई मेडिसिन होगी, या कोई टैक्सिन टॉक्सिन होंगे, जिनका हम अब्यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आ जाता है एडिक्शन की डेफिनेशन। तो एडिक्शन क्या होता है भैया? एडिक्शन किसी भी चीज़ का बार बार यूज करना। इट इज ए साइकोलॉजिकल और सॉरी यही है, ये हटा दो इसको। इट इज ए साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन एल्कोहल और अदर ड्रग्स ऑफ अब्यूज दैट अफेक्ट द सीएनएस। ऐसे साइकोलॉजिकल सबस्टांस जिनका हम डिपेंडेंस हो जाते हैं, जैसे एल्कोहल हो गया और अदर सबस्टांस हो गए, ठीक है, अदर ड्रग्स हो गई। अब्यूज दैट अफेक्ट द सीएनएस, जिनका अब्यूज करने से हमारे सीएनएस को अफेक्ट होता है। ऐसे सबस्टांस जिनको साइकोलॉजिकल सबस्टांस जिसको यूज करने से हमारे सीएनएस अफेक्ट होता है, उनको बोलेंगे एडिक्शन। उस चीज को क्या बोलेंगे? एडिक्शन। अगर सीएनएस अफेक्ट हो रहा है, सीएनएस को उसकी आदत लग जाती है, तो उस सबस्टांस को बोलेंगे एडिक्शन, या उस आदत को बोलेंगे हम एडिक्शन। ठीक है। अब यूज क्या होता है? अब किसी भी चीज का माल एडिक्टिव पैटर्न में, अब देखो एल्कोहल बनाई गई है दर्द निवारक के लिए। सपोज दैट जो 0.10 ml है वो कफ सिरप में भी आती है। तो मान लो कि ऐसे कोई एल्कोहल है जो आपकी कफ को रोक देता है, इतनी मात्रा में एल्कोहल ले रहे हो, ठीक है। अगर आप ज़्यादा पियोगे तो आपके माल एडिप्टिव पैटर्न में हो जाएगी वो। ठीक है, एक तो होता है एडेप्टिव पैटर्न, दूसरा होता है माल एडिप्टिव। माल एडिप्टिव मतलब बेशुमार यूज करना किसी चीज़ का। रेफर्स टू माल एडिप्टिव पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज दैट इम्पेयर्स हेल्थ इन ब्रॉड सेंस। अगर आप किसी भी चीज़ का अगर ज़्यादा मात्रा में यूज़ करोगे तो वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगी, ये है इसके अंदर। ठीक है, आपको समझ आएगा होगा कि सबस्टांस वो सबस्टांस किसे कहते हैं, एडिक्शन क्या होता है, किसी चीज़ का आदत लगाना, और अब्यूज़ किसी भी चीज़ का ज़्यादा तरीके से उपयोग करना है, गलत तरीके से उपयोग करना, उसको बोलते हैं अब्यूज़। कॉमनली यूज साइकोट्रोपिक सबस्टांस। कौन से साइकोट्रोपिक सबस्टांस यूज लिए जाते हैं? मेनली हमारा हो गया एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओपोइड्स। ओपोइड्स के दर्द निवारक दवाइयाँ होती हैं, लेकिन इनको अगर ज़्यादा में यूज लिया जाए तो नशे के तौर पर काम करती है। ठीक है, और होता है कैनाबिस, कोकेन, सिम्टोमेटिक्स। ठीक है, सिम्टोमेटिक ड्रग्स होती है जो दर्द निवारक में काम आती है, तो अगर उनको ज़्यादा यूज करेंगे तो वो एक सबस्टांस यूज डिसऑर्डर के अंदर आ जाएगी। सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, इनहालेंट, निकोटीन और अदर स्टिमुलेंट। ठीक है, ये 8 को टोटल सबस्टांस है, और भी हो सकते हैं लेकिन हमारे 9 ही हैं। एल्कोहल, ओपोइड्स, कैनाबिस, कैनाइन, कोकेन, symptomatics, sedative, hypnotics, inhalant, nicotine and other stimulant। इनहेलेंट जो हम सांस के द्वारा लेते हैं, निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। अदर स्टिमुलेंट हाइपो सीडेटिव एंड हिप्नोटिक, एक तो सुलाने के लिए आती है दवाइयाँ, और एक एक्टिविटी को अग्रेसिव करने के लिए आती है, तो वो दवाइयाँ भी सब इसके अंदर आ जाती है।
अब आती है हमारी ईटियोलॉजी कि अगर मान लो कोई इंसान को अगर डिपेंडेंसी हो रही है तो किस किस कारण डिपेंडेंसी हो सकती है। तो इसका फर्स्ट कारण है जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, आपकी फैमिली हिस्ट्री में ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। आपके फैमिली में अगर कोई ऐसी चीज़ करता है, अल्कोहल ड्रिंक करता है या और कोई नशीले पदार्थों का सेवन करता है, तो बच्चा उससे सीख जाता है या उसके जीन से वो चीज़ आ जाती है। फिर दूसरा है बायोकेमिकल फैक्टर्स, रोल ऑफ डोपामाइन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, रोल ऑफ डोपामाइन और नॉन एपिनेफ्रिन। अगर डोपामाइन और नॉन एपिनेफ्रिन की कमी होगी तो बाहर से वो सब्सटेंस यूज करेगा तो उसकी एडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। एबनॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर मैकेनिज्म, ठीक है। एबनॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर मैकेनिज्म, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, एक सेंसेशन को दूसरे सेंसेशन, मतलब जो भी कोई सेंसेशन होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। अगर इसकी मैकेनिज्म ढीली है या इसकी मैकेनिज्म खराब हो रही है तब भी आप डिसऑर्डर हो सकता है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर आपको हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है न्यूरोबायोलॉजिकल थ्योरीज, इनके अंदर आता है इनबॉर्न डेफिशिएंसी ऑफ द एंडोमॉर्फिन। एंडोमॉर्फिन क्या होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है तो ओपोइड्स के ट्रांसमिशन करवाता है। अब ओपोइड्स क्या होती है, दर्द निवारक दवाइयाँ होती है। अब देखो, अगर मान लो आपके दर्द हुआ और आपने ओपोइड्स कही तो वो आपको दर्द निवारक दवाइयाँ काम नहीं करेगी, तो आप काम नहीं करोगे तो क्या करोगे, आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खा जाओगे। उस उसको ज़्यादा मात्रा में खा जाओगे क्योंकि आपके इनबॉर्न डेफिशिएंसी है एंडोमॉर्फिन की। अगर आपके शरीर में एंडोमॉर्फिन की डेफिशिएंसी है तो ओपोइड्स कितनी भी खा लो आपको नशा ही करेगी, दर्द दर्द कम नहीं करेगी। तो उससे क्या हो जाएगा, बॉडी एडिक्शन हो जाएगी। फिर है विड्रोल रीइंफोर्समेंट इफेक्ट ड्रग। विड्रोल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को छोड़ना। अगर मान लो आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो बहुत दिनों से और आप उसे एकदम छोड़ देते हो तो आपके ब्लड में क्या आ जाएगा, उसका मिनिमम लेवल पहुंच जाएगा। तब वो अपने इफेक्ट दिखाएगी, नोजिया, वोमिटिंग, सीजर, टेकिकार्डिया, ये सब कुछ करेगी, ठीक है। क्योंकि आप बहुत दिनों से ले रहे हो तो बॉडी एडिक्शन हो गई है, बॉडी उसके अकॉर्डिंग कार्य करती है। अगर आपको अब नहीं मिली तो बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाएगी भैया उस चीज़ को, तो आपको पीनी ही पड़ेगी। जब भी तो दारू नहीं छोड़ी जाती, एक बार जो इंसान पीने लग गया वो पीता ही रहता है हरदम, क्योंकि इसमें विड्रोल सिम्टम दिखते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको लेनी पड़ती है। अगर आपने एक बार पी ली तो बार बार पीनी पड़ती है। कोमोर्बिड डिसऑर्डर मेडिकल डिसऑर्डर, कोमोर्बिड मेडिकल डिसऑर्डर का मतलब होता है एक से अधिक डिजीज हो सकी उसको, ठीक है। बिहेवियर थ्योरीज, उसका बिहेवियर ऐसा ही हो गया है, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आ गया पुअर इम्पल्सिव कंट्रोल, खुद का कंट्रोल नहीं है। लो सेल्फ एस्टीम, खुद की सेल्फ इज्जत नहीं है, आस्था नहीं है। लोनलीनेस, वो अकेला रहता है। प्लीजर सीकिंग, आनंद लेने के लिए पीता है, ठीक है। चार हो गए, पुअर इम्पल्सिव कंट्रोल, लो सेल्फ एस्टीम, लोनलीनेस और प्लीजर सीकिंग, ठीक है। अब आता है हमारा सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर के अंदर आता है रिलीजियस रेस्पॉन्स। कई दो धर्म होते हैं वो अल्कोहल ड्रिंकिंग को अलाउ करते हैं, जैसे राजपूत हो गए तो वो क्या करते हैं, अल्कोहल को अलाउ करते हैं। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो रहा है, लोग शहरीकरण होता है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्न जमाना है तो उसके अकॉर्डिंग सब लोग ड्रिंक करने लग गए। अनएम्प्लॉयमेंट, आप बेरोजगार हो, ठीक है, स्ट्रेस में हो तो आप ड्रिंक कर सकते हो। या फिर ड्रिंक की जरूरत नहीं है, मैं ड्रिंक ड्रिंक बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब है आप कोई भी सब्सटेंस यूज कर सकते हो नशे के लिए, चाहे निकोटीन हो, कैना कुनैन हो, हिडिएटिक सिप्नोटिव, सॉरी हिप्नोटिक सीडेटिव हो, कोई भी हो भाई, एल्कोहल हो। पुअर सोशल सपोर्ट, आपकी सोसाइटी का पुअर सपोर्ट है तो आप तब भी पी सकते हो। होते हैं ना कई लोग जो होते हैं उनको सोसाइटी डिस्कार्ड कर दिया जाता है तो नशेड़ी बन जाते हैं, ठीक है। अब जो मैन इसका और है ईटोलॉजी, वो है लास्ट ईटोलॉजी 7 नंबर की, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। देखो ये जो अल्कोहल होती है इजीली अवेलेबल हो, पूरी मतलब मार्केट में कितनी भी खरीद सकते हो, अनलिमिटेड खरीद सकते हो आप, तो ये भी एक बहुत बड़ा बड़ा कारण है इसका, ठीक है। अब आ जाता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सबस्टांस अब्यूज, क्या क्या दिक्कत हो रही है सबस्टांस यूज करने से। देखो, कॉमनली लीड टू फिजिकल डिपेंडेंस एंड साइकोलॉजिकल, ठीक है। एक तो फिजिकल डिपेंडेंस हो जाओगे आप और एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाओगे, और बहुत आप दोनों भी हो सकते हो, ठीक है। इट में अगर अनहेल्थी लाइफ हो जाएगी आपकी, ठीक है, अगर सबस्टांस यूज डिसऑर्डर है तो आपके। क्रोनिक सबस्टांस अब्यूज इम्पेयर सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शन, अगर बहुत दिनों से सबस्टांस यूज कर रहे हो तो इम्पेयर होता है कि सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, आपकी सोसाइटी में और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग लॉस हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ नंबर का है ड्रग यूज बीइंग इन अर्ली एडोलसेंस मे लीड टू इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम, ठीक है। अगर ये है कि कोई बच्चा है जो छोटा है या फिर वो अर्ली एडोलसेंस में ही इन चीज़ों का यूज करने लग गया तो उसका इमोशन और बिहेवियर में उसके प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अगर कोई छोटा बच्चा है या एडोलसेंस है और वो जल्दी ही अपनी उम्र से कम समय के वजह से 18 साल का हो गया, उससे पहले ही अगर वो अल्कोहल यूज कंज्यूम करने लग जाता है तो इमोशनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम उसकी हो सकती है। तो चार हो गए, ठीक है। अब आ जाता है सबस्टांस अब्यूज डिसऑर्डर, अब आता है मैन। हमने ईटियोलॉजी पढ़ ली, अब पढ़ रहे हैं हम सबस्टांस अब्यूज डिसऑर्डर। कौन कौन से ऐसे सबस्टांस है जिसको अब यूज करने से डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो फर्स्ट आता है अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम, ठीक है।
एल्कोहल क्या होता है, पहले तो एल्कोहल का इंट्रोडक्शन दे रखा है इन्होंने। एल्कोहल इज द क्लियर कलर्ड लिक्विड विथ स्ट्रॉन्ग बर्निंग टेस्ट। ये एक क्लियर कलर्ड लिक्विड होता है, स्ट्रॉन्ग बर्निंग टेस्ट। इसके अंदर कौन सा टेस्ट आता है, स्ट्रॉन्ग बर्निंग टेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्कोहल इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज मोर रैपिड देन एलिमिनेशन। इसका मतलब ये है कि जब आपने एल्कोहल कंज्यूम की तो आपके कुछ आधा पौन घंटे में असर कर जाएगी, लेकिन जो उसका एलिमिनेशन है वो बॉडी से बाहर कम निकलेगी, बहुत लेट निकलेगी, कम से कम 12-13 घंटे बाद नशा उतरता है उसका। तो एब्जॉर्प्शन रेट तो इसकी हाई है, लेकिन एलिमिनेशन रेट इसकी कम है, इसीलिए ये नशा देर तक रहता है। अगर अपने अपन ने दारू पी, एल्कोहल कंज्यूम की, अगर वो कुछ समय बाद, आधे घंटे के बाद उसे डिस्कार्ड कर देती है बॉडी, तो नशा उतर जाएगा। लेकिन बॉडी क्या करती है, उसको 12-13 घंटे बाद डिस्कार्ड करती है, तब तक नशा रहता है और एब्जॉर्प्शन जल्दी कर लेती है। अब बता रहा है नीचे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द एल्कोहल इनटू द स्टोमक, सॉरी, एल्कोहल ऑब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ द एल्कोहल इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज स्लोवर व्हेन फूड इज प्रेजेंट इन द स्टोमक। अगर आपकी स्टोमक में फूड प्रेजेंट है तो भोजन का जो, सॉरी, जो एल्कोहल का ऑब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि भोजन के साथ तो मिल जाएगी, तो एब्जॉर्प्शन कम हो पाएगा। अगर आप भूखे पेट एल्कोहल कंज्यूम करते हो तो आपको नशा जल्दी हो जाएगा, अगर आप खाना खाने के बाद अगर एल्कोहल कंज्यूम करते हो तो नशा लेट होगा, इसका मतलब ये है। अब नेक्स्ट आ रहा है टाइप ऑफ ड्रिंकर्स। कितने प्रकार के ड्रिंकर्स हो दारू पीने के लिए, एल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं भैया, मॉडरेट और प्रॉब्लम थिंकर। अब सॉरी, मॉडरेट, ओके ओके, मॉडरेट ड्रिंकर्स और प्रॉब्लम ड्रिंकर्स। मॉडरेट ड्रिंकर्स क्या करते हैं, लिमिट में ली, और फिर जैसे फैमिलियर हो गए, जो कि मतलब सी प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वो मॉडरेट ड्रिंकर्स के नाम से आते हैं। और प्रॉब्लम ड्रिंकर्स क्या करते हैं, कोज इम्पेयरमेंट हेल्थ एंड फैमिली, वो खुद की हेल्थ को और फैमिली को और सोसाइटी की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जो एल्कोहल पी कर लड़ाई वड़ाई करने वाले लोग होते हैं वो इनके अंदर रखा जाता है। अब कोज है एल्कोहल के, क्या क्या कोज है, एक तो सडन लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी सडन लॉस हो गई, टेंशन स्ट्रेस डिप्रेशन आ गया, तो इंसान एल्कोहल कंज्यूम कर सकता है। इग्नोरेंस, वो किसके द्वारा इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। लव वाली फीलिंग्स हो, इमोशन वाली फीलिंग्स हो किसी के द्वारा, वो सामने वाला पर्सन उसको इग्नोर कर रहा है, तब भी ये कंडीशन अराइज हो सकती है। सडनली पर्सन बिकम ए रिच एंड पुअर, कोई इंसान है जो एकदम से सोशल मोबिलिटी चेंज हो जाती है, तो गरीब हो जाता है या फिर ज़्यादा ही अमीर हो जाता है, सट्टा लग गया, अमीर हो गया कि मेरा स्टेटस चेंज हो गया, अब तो मैं पी सकता हूँ, तो ऐसी कुछ भावनाएं उसके अंदर आ जाती है। डिसऑर्डर लाइक डिप्रेशन एंड एंजाइटी, डिप्रेशन और एंजाइटी के तौर पर पी सकता है वो। बायोकेमिकल फैक्टर के, कोई उसकी ऐसी डेफिशिएंसी हो, जैसे मैंने बताया ना कि एंडोमॉर्फिन की डेफिशिएंसी होगी तो ओपोइड्स काम नहीं करेगा, ओपोइड्स काम नहीं करेगा तो वो नशीली दवाइयाँ लेगा, ठीक है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोसाइटी हो, रिलीजियस हो, तो ऐसे कोई फैक्टर हो तो वो पी सकता है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ द एल्कोहलिज्म, ये है अलग, तो एक नेक्स्ट टॉपिक है इसका, एल्कोहलिज्म स्टेज। प्रोग्रेसिव फेज, क्राइसिकल फेज, क्रोनिक फेज, रिहेबिलिटेटिव फेज और रोड ऑफ रिकवरी। ये फेज आपको ऐसे कैसे याद रखनी है, इसका कोई डिस्क्रिप्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखनी है। प्रोग्रेसिव फेज होती है फर्स्ट, क्राइसिकल फेज होती है, क्रोनिक फेज होती है, रिहेबिलिटेटिव फेज होती है, और रोड फॉर रिकवरी होती है, ठीक है। अब आता है हमारा क्लिनिकल फीचर कि जो एल्कोहल यूज करता है वो क्या क्लिनिकल फीचर रखता है। माइनर कंप्लेंट्स करेगा, ठीक है, पुअर हाइजीन रखेगा, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी, और डिनाइल ऑफ प्रॉब्लम, वो मना करेगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दारू पीने के बाद लोग ये कहता है कि वो सामने वाला ये कहता है पर्सन कि मेरे को चढ़ी नहीं है वो, तो वो क्या करेगा, डिनाइल ऑफ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम से इनकार करेगा, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को पिला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेरे को चढ़ती नहीं है दारू, ठीक है। अब आ जाता है साइकेट्रिक डिसऑर्डर ड्यू टू द एल्कोहल डिपेंडेंस। जो एल्कोहल पे डिपेंड है उन, जो लोग एल्कोहल पे डिपेंड है तो उनमें कौन कौन से साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। अक्यूट इंटॉक्सिकेशन हो सकता है, विड्रोल सिंड्रोम सिंड्रोम हो सकती है, एल्कोहल इंड्यूस एमनेस्टिक डिसऑर्डर हो सकता है, और एल्कोहल इंड्यूस साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो सकता है। इंटॉक्सिकेशन मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर यूज कर ली तो मतलब एक जहरीलापन हो जाएगा, ठीक है। विड्रोल सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि जब आप दारू मतलब एल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो बहुत दिनों से, एक कंसिडरेबल टाइम से, लेकिन आप अगर उसे डिस्कार्ड कर देते हो या छोड़ देते हो तो आपकी बॉडी में उसका जो मिनिमम लेवल तब बचेगा। अगर अल्कोहल आपने कंज्यूम किया उसका कुछ मिनिमम लेवल बचेगा आपकी बॉडी में कि भाई अब तो बिल्कुल मिनिमम लेवल है, तो उस टाइम क्या हुआ, हमारी बॉडी के उल्टे साइन सिम्टम दिखाने लग जाएगी, विड्रोल साइन सिम्टम, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, टेकिकार्डिया, कन्वल्जन, हाइपरटेंशन, ये सब साइन सिम्टम दिखाएगी, तो उसको बोलते हैं विड्रोल सिंड्रोम। एल्कोहल इंड्यूस एमनेस्टिक डिसऑर्डर, एल एमनेस्टिक डिसऑर्डर का मतलब होता है कि मेमोरी को अफेक्ट करेगी आपकी, अल्कोहल अगर ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी मेमोरी को अफेक्ट करेगी। अल्कोहल इंड्यूस साइकेट्रिक डिसऑर्डर, अल्कोहल क्या करेगी, अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर जैसे डिनाइल, डिमेंशिया, मेनिया वगैरह उनको भी अफेक्ट करती है।
अब हमारा सेकंड नंबर पे आता है कैनाबियाज यूज डिसऑर्डर, ठीक है। कैनाबियाज का मतलब होता है भांग। इट इज ड्राइव फ्रॉम द हेम प्लांट कैनाबिया सटाइवा। कैनाबिया सटाइवा से ये अराइज होती है, ड्राइव होती है। इज ड्राइड लीव्स और फ्लोवरिंग, ये पत्तियों और फूलों से बनती है, उस पेड़ की पत्तियों और फूलों से भांग को प्राप्त किया जाता है। टॉप्स आर ऑफन रेफर एज ए गांजा, और इससे हम क्या भी बोल सकते हैं, गांजा के रूप में भी इसको यूज लिया जाता है, ठीक है। और भांग इज ए ड्रिंक इज मेड फॉर द फ्रॉम द कैनाबियस। जो भांग की ड्रिंक होती है वो किससे बनाई जाती है, कैनाबियस से बनाई जाती है, ठीक है। अब ये दो प्रकार के इफेक्ट दिखाती है, अक्यूट इंटॉक्सिकेशन और सीवियर इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन का मतलब तो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर सीवियरिटी लेवल के अंदर उसके ब्लड के अंदर उसका लेवल प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे इंटॉक्सिकेशन। तो अक्यूट इंटॉक्सिकेशन मतलब कुछ समय के लिए, और सीवियर इंटॉक्सिकेशन मतलब लंबे समय के लिए या बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो गया एक इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, तो उसको बोलेंगे। अब आता है निकोटीन अब्यूज डिसऑर्डर। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द निकोटीना टेब्यूकलम, ठीक है, टेब्यूकम। तो ये किस प्लांट से प्राप्त होता है, निकोटीना टेब्यूकम से प्राप्त होता है। इट इज ए वन ऑफ मोस्ट, ये मोस्ट है सॉरी, है ना, इसको बोलेंगे मोस्ट। इट इज ए वन ऑफ मोस्ट हाईली एडिक्टिव, ये बहुत हाईली एडिक्टिव होती है। हैवीली यूज ड्रग्स, और ज़्यादा मात्रा में यूज ली जाने वाली होती है। अब निकोटीन किस किस में आता है, देखो निकोटीन हर जो स्मोक करने वाला होता है, अगर स्मोकिंग जो सिगरेट वगैरह आती है, चरस भांगा मतलब चरस हो गई, सिगरेट हो गई, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनमें निकोटीन का यूज किया जाता है। तो इससे इसको पीने से क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, गम का इन्फेक्शन होता है, मतलब मुंह का इन्फेक्शन हो जाए, कैंसर हो जाए मुंह का, हार्ट की डिजीज हो जाए, क्योंकि स्मोक करोगे तो आपके हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा, तो उससे हार्ट की डिजीज हो सकती है, निमोनिया हो सकता है और अस्थमा हो सकता है, ठीक है। अब आता है, अब ये क्या होता है, अल्कोहल विड्रॉल। तो पूरा चैप्टर ही है हमारा। तो अब हमारा नया टॉपिक आ रहा है अल्कोहल विड्रॉल, ठीक है। तो अल्कोहल विड्रॉल के अंदर हम क्या देखेंगे, देखो ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि अल्कोहल विड्रॉल बताइए। ये वही सिंड्रोम है। अब हमारे सबस्टांस यूज डिसऑर्डर कंप्लीट हो चुके, 3 सबस्टांस हो गए, अल्कोहल वाला हो गया, निकोटीन वाला हो गया, और कैनाबियस वाला हो गया, ठीक है। अब ये अलग से पॉइंट है हमारा अल्कोहल विड्रॉल, ठीक है। तो अल्कोहल विड्रॉल क्या होता है, एक मिनट, देखो, someone who has been drink alcohol heavily for considerable time of period is a danger of alcohol withdrawal syndrome when their blood alcohol return to minimum level। ये बता रहा है कि कोई भी इंसान जो हैवीली ड्रिंक कर रहा है बहुत लंबे समय से, कंसिडरेबल टाइम ऑफ पीरियड से, ठीक है, टाइम, डेंजर ऑफ एल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, उसके लिए क्या होगी, एल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, कि अगर वो एल्कोहल को छोड़ता है तो उसके लिए वो घातक हो सकती है, क्योंकि वैन दियर ब्लड एल्कोहल रिटर्न टू मिनिमम लेवल। अगर आपकी बॉडी में मिनिमम लेवल तब बचता है एल्कोहल का, आप बहुत दिनों से यूज कर रहे हो, डेली यूज करते हो, और आपने एकदम से छोड़ दिए, तब आपकी बॉडी में मिनिमम लेवल जब एल्कोहल का आ जाएगा तो वो क्या करेगा, विड्रोल सिम्टम दिखाएगा। और इसमें क्या हो सकता है, एल्कोहल विड्रोल सिंड्रोम इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, इंसान मर भी सकता है भैया इसके अंदर, ये है। अब इसके हम साइन सिम्टम देखेंगे। इसके 4 मेन साइन सिम्टम है, कन्वल्जन, हेलुसिनेशन, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन। उसको दौरे आएंगे, उसको हेलुसिनेशन होगा, उसको अजीब गरीब आवाज़ें आएंगी, कोई कहेगा मेरे को टैक्टाइल सेंसेशन हो रहा है, मेरे को सेंसन चुभा रहा है, पिन चुभा रहा है, मुझे आवाज़ आ रही है। टैकीकार्डिया, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी और हाइपरटेंशन हो जाएगा। और नॉर्मल के अंदर आएगा एंजाइटी, एजिटेशन, इरिटेबिलिटी, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, कन्वल्जन, इंसोमिया, ये सब कुछ भी कंडीशन उसके अराइज हो सकती है, ठीक है। अब आ जाता है टाइप। तो एल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम के टाइप होते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड के अंदर कुछ साइन सिम्टम आएंगे, सम साइन सिम्टम आएंगे, मॉडरेट के अंदर सम से कुछ ज़्यादा आ जाएंगे, और इसके अंदर फुल सिम्टम दिखेंगे, ठीक है, फुल सिम्टम दिखेंगे, ठीक है। अब आ जाता है मैनेजमेंट। इसका मैनेजमेंट हो गया, अब हम पढ़ रहे हैं सबस्टांस यूज डिसऑर्डर का मैनेजमेंट, ठीक है। जो भी सबस्टांस यूज डिसऑर्डर है उनका मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो सब देखो, साइकेट्रिक डिसऑर्डर का क्या होता है, एक तो पर्सनल ट्रीटमेंट नहीं होता, उनका होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। तो अपन देख लेंगे फार्मेको फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट है बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है।
कंसिडर फॉर ए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट रिड्यूस सिम्टम ऑफ द एल्कोहल विड्रॉल। ये एल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम को हटा देती है। जैसे इसके अंदर ड्रग्स है, डाइजेपम, लोराजेपम, ओक्साजीपम, एल्प्राजोलम। ये ड्रग्स क्या करती है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के जो न्यूरोट्रांसमीटर होती है उनको स्लो करती है, ठीक है। अब न्यूरोट्रांसमीटर सब स्लो होंगे तो इंसान की थिंकिंग विंकिंग सब कंट्रोल में हो जाएगी और उसको अच्छी नींद आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है विटामिन सप्लीमेंट गिवन। अगर उसकी एल्कोहल कंज्यूम करने से हेल्थ डाउन है तो उसको विटामिन सप्लीमेंट दे देंगे। एडजेक्टिव थेरेपी में हम क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर और अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर और अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर इसे दे देंगे क्योंकि जब वो विड्रोल सिम्टम दिखाएगा, ठीक है, तो उसके क्या है, हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो हाइपरटेंशन की अगर बात करें तो बीटा ब्लॉकर और अल्फा ब्लॉकर हम हाइपरटेंशन के अंदर देते हैं, ठीक है। अदर ड्रग्स और भी ड्रग्स दे सकते हैं जिसमें क्या होगा, फिनोथियाजिन्स, ठीक है, और हेलपेरिडोल। ये दो ड्रग्स हैं मेनली, फेनोथियाजिन्स और हेलपेरिडोल, ठीक है। अब आ जाता है नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, होम केयर कर देंगे, हॉस्पिटलाइजेशन कर सकते हैं और सपोर्टिव एनवायरनमेंट में उसे रख सकते हैं। अब हमारा फाइनल है नर्सिंग मैनेजमेंट, जो इस चैप्टर का भी नाम था कि नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। तो देखो नर्सिंग मैनेजमेंट मैंने ओनली डायग्नोसिस लिखे। अपन नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि 5 डायग्नोसिस लिखते हैं कि उसको क्या क्या दिक्कत थी, फिर उसके इंटरवेंशन लिख देते हैं। तो हमको अगर डायग्नोसिस पता लग जाते हैं, ठीक है, हमको पता लग गया कि उसके फीवर हो रहा है, तो फीवर को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कोल्ड एप्लीकेशन दे सकते हैं उसको, उसको एंटीबायोटिक ड्रग्स दे सकते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन दे देंगे, फैन चालू कर देंगे, ठीक है, उसे कोल्ड एप्लीकेशन करवाएंगे। तो ये सब कुछ होता है। तो आपको अगर डायग्नोसिस पता है तो आप उसके इंटरवेंशन लिख सकते हो। अब आप नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या करोगे कि 5 डायग्नोसिस लिख के और 5 5 के 4 4 इंटरवेंशन लिख दोगे, उसको क्या उपाय है उसे उसको कम करने के लिए। तो देखो फर्स्ट हमारा डायग्नोसिस है एंजाइटी एंड फियर रिलेटेड टू एस्टिमेटेड of alcohol intake situation crisis evidence by the increased helpless hopeless increased tension, ठीक है। उसको एंजाइटी फियर होगा क्योंकि वो कम सोचेगा, सॉरी, और उसको अगर एल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो इंक्रीज हेल्पलेस बढ़ जाएगी, उसको सहायता की जरूरत होगी, टेंशन बढ़ जाएगी, तो उसके क्या एंजाइटी एंड फियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है सेंसरी परसेप्शन। तो देखो सेंसरी परसेप्शन होगा क्योंकि उसको हेलुसिनेशन वाली कंडीशन आ रही है ना। हेलुसिनेशन में क्या होता है, कहीं से उसको टच, कोई ऐसे बोलेगा कि मेरे को टच कर रहा है, अपने आप आवाज सुनाई देगी, अपने आप कुछ दिखेगा, तो एक सेंसरी परसेप्शन होगा, ठीक है। सेंसरी परसेप्शन अल्टर रिलेटेड टू केमिकल अल्टरेशन, स्ट्रेस डेप्रिवेशन एविडेंस बाय डिसओरिएंटेशन और पर्सन पैलेस टाइम इरिटेबिलिटी। उसको पीपीटी के बारे में पता नहीं होगा, पर्सन पैलेस और टाइम के बारे में पता नहीं होगा, तो उसको उसकी इंटर ये सेकेंड डायग्नोसिस हो गया। थर्ड डायग्नोसिस है हमारा रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट, ठीक है, उसका इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट होगा। अगर उसको कन्वर्जन आ रहे हैं तो उसमें क्या डायग्नोसिस निकालेंगे मैम कि रिस्क ऑफ इंजरी, उसको इंजरी की रिस्क हो सकती है, तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट मसल मूवमेंट होगा। अब आ जाता है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। ये मेन इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस का, क्योंकि अगर जो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है या ऐसी कोई सब्सटेंस यूज कर रहा है जो हार्ट की हेल्थ को वो करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो उससे क्या होगा, अल्कोहल क्या करता है, डायरेक्ट हार्ट की हेल्थ को अफेक्ट करता है, उससे डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो जाएगा। फिर है हमारा रिस्क ऑफ इन इफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, क्योंकि जब अल्कोहल विड्रोल साइन सिम्टम दिखाता है तो उसमें आता है ब्रीथिंग पैटर्न, वो हो जाता है, ब्रीथिंग पैटर्न अफेक्ट होता है, मतलब या तो लंबी लंबी सांस लेगा या सांस कम लेगा या टेकिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया वगैरह हो जाएगा। सॉरी, टेकीपीनिया और ब्रेडीपीनिया। टेकीपीनिया मतलब ब्रीथिंग रेट का बढ़ना और ब्रेडीपीनिया मतलब ब्रीथिंग रेट का कम होना, तो ये हो जाएंगे। अब ये तो हमारे हो गए डायग्नोसिस। अब भैया इनके 5 5 हम इंटरवेंशन लिख देंगे कि हम ब्रीथिंग पैटर्न को कैसे सही कर सकते हैं। उसको एक तो प्रॉपर ड्रग दे सकते हैं और नर्स ये इंश्योर कर लेगी कि वो ड्रग स्लो कर रहा है नहीं कर रहा, या मुंह में निकल रहा है नहीं निकल रहा। उसको एक तो फाउलर पोजीशन दे देंगे, सेमी फाउलर पोजीशन दे देंगे, बेड को एलिवेट कर देंगे, कंफर्टेबल पोजीशन दे देंगे, ठीक है, और अच्छा वेंटिलेशन दे देंगे। तो ये सब कुछ ऐसे लिख दोगे आपके अनुसार। ये 5 डायग्नोसिस मैंने लिख दिए। अब इनके 5 के बीच बीच में आप इनके 4 4 इंटरवेंशन लिख दोगे। एंजाइटी कम करने के लिए हम बता देंगे कि उस पर्सन को कंफर्टेबल पोजीशन देनी है, टाइम पे मेडिकेशन देनी है, उसको समझाना है, प्रोसीजर समझाना है, उसको बताना है कि आपके कोई इतनी बड़ी डिजीज़ नहीं है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, पेशेंट को टीच करवाना, तो एंजाइटी अपने आप कम हो जाएगी। उसे डिजीज़ के बारे में बताना है, उसे उन पेशेंटों से मिलवाना जो इस डिजीज़ से क्योर हो गए हों, कि यार उसने अल्कोहल छोड़ी थी, अल्कोहल विथड्रॉल सिम्टम हुए थे उसके,
तो वो सही हो गया। तो ऐसे कुछ करके उसे समझाना है। तो भैया मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, साइकेट्रिक का ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया, पूरा चैप्टर हो गया अकॉर्डिंग टू एग्जाम। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना चाहोगे इस चैप्टर को, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।